हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 2 श्यामचे बंधु प्रेम इसको स्टडी करेंगे। श्यामचे बंधु प्रेम यानी श्याम का अपने भाई के लिए प्यार, बंधु यानी भाई। तो ये लेसन किसने लिखा है, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साने गुरुजी, पांडुरंग सदाशिव साने, ये उनका नाम था, लेकिन वो फेमस साने गुरुजी के नाम से है। 1899 में पैदा हुए और 1950 में इनका देहांत हुआ, यानी ये ब्रिटिश के ज़माने के हैं, काफ़ी पुराने हैं। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। साने गुरुजी ने क्या क्या लिखा है? कथा यानी स्टोरीज़, कविता यानी पोइट्री, कादंबऱ्या यानी नॉवेल्स, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने चीज़ें लिखी है। तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे, ऐसे ही सोचने वाले जो लेखन होते हैं जिसमें कुछ थॉट होता है, तो ऐसे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो सोचने की चीज़ें होती है, विचार होता है जिसमें नया विचार दिया गया होता है। अब उनकी फेमस कौन सी बुक्स है? श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ये सारी पुस्तकें उनकी बहुत फेमस है। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। ये जो लेसन है ये उनकी बहुत फेमस किताब श्यामची आई इसमें से लिया हुआ है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। यानी इस पाठ में क्या है, इस लेसन में क्या है? श्याम के दिल में अपने छोटे भाइयों के लिए जो प्रेम था, जो मोहब्बत थी, और श्याम की माँ ने उसकी कैसे तरबियत की थी, उसको कैसे सिखाया था, इसका बहुत हृदय स्पर्शी यानी हार्ट टचिंग वर्णन, डिस्क्रिप्शन इस पार्ट में, इस लेसन में दिया गया है। तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है बच्चों ये। तो चलो हम लोग इसको रीड करना शुरू करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। तो मई महीने की छुट्टी ख़त्म करके लेखक डापोली में सीखने के लिए फिर से गया। यानी ये जो श्याम था लड़का, ये डापोली में पढ़ता था। उसके गांव में हायर एजुकेशन की सुविधा नहीं होगी, इसके लिए उसके माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए दापोली में भेजा था। तो मई महीने की छुट्टी में वो घर पे आया था। अब छुट्टी ख़त्म होने के बाद वो फिर से डापोली सीखने के लिए जा रहा था। शाळा सुरू झाली, स्कूल शुरू हो गई थी। पावसाळा ही शुरू झाला और बारिश भी शुरू हो गई थी, क्योंकि स्कूल हमारे यहाँ जून महीने में शुरू होती है, उसी महीने में बारिश भी शुरू होती है। तप्त जमिनीला मेघ शांतवू लागले। तप्त जमिनीला यानी जो ज़मीन बहुत ही गर्म हो गई थी, सूखी हो गई थी गर्मी के मौसम में, अब बारिश के मौसम में मेघ यानी बादल, बादल यानी बादल में से बरसने वाला पानी, उसको शांतवू लागले, उसको शांत करने लगे। तापलेल्या जमिनीवर पानी पड़े व कसा सुंदर वास सुटे। तो तपलेली ज़मीन पर जब पहली पहली बारिश गिरती है तो कितनी अच्छी सुंदर उसमें से खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू जिसको कहते हैं। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो, जब नया नया बारिश शुरू होती है, तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। तो उस समय मिट्टी का एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू आती है। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। तो एक वचन है, एक कहावत है, गंधवती पृथ्वी यानी बहुत खुशबूदार ज़मीन। इस कहावत की उस वक्त याद आती है। फुला फळांत जो रस, जो गंध असतो, यानी फूलों में और फलों में जो रस होता है और जो खुशबू होती है, एक प्रकारचा स्वाद असतो, एक प्रकार का उसमें टेस्ट होता है। तो पृथ्वीचा स्फोटातला वो कहाँ से आता है? ज़मीन के पेट में से ही आता है, क्योंकि ये सब ज़मीन में से ही उगते हैं। तो नेचर का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बताए? घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। अब घर से जब डापोली आए थे, इस बार शाम पढ़ने के लिए आया था, तो इस वक्त वो एक निश्चय यानी एक फ़ैसला, एक डिसीजन करके आया था। क्या फ़ैसला करके आया था? सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता।
जब छुट्टी में लेखक घर पे था, वो शाम घर पे था, तो उसका जो छोटा भाई था शाम का, वो सदरी के लिए, सदरी यानी वो शर्ट होती है, लेकिन वो पुराने ज़माने में वो लोग कुर्ते के जैसे शर्ट पहनते थे, वो छोटा कुर्ता जैसा रहता था, उसको सदरी बोलते। पहले लोग यही यही पहनते थे, ये ब्रिटिश के ज़माने का वाक़या है। तो छोटा जो भाई था उसको नया सदरी चाहिए था, यानी पुराना हो गया था उसका, तो उसको नया चाहिए था। उसके लिए वो हट कर रहा था, जिद कर रहा था। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तो उस वक्त उसको समझाते हुए माँ ने कहा, तुझे अन्ना दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, यानी तेरे दादा बड़े भाई जब बड़े हो जाएंगे, रोजगारी होतील यानी उनको रोजगार लग जाएगा, काम धंधा लग जाएगा, कमाने लग जाएंगे, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, तो उस समय 6 6 महीने में तेरे लिए नवीन सदरा नया कपड़ा बना देंगे, सिल देंगे. आता नको हट्ट धरू, अभी तू जिद मत कर. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. अब पोएट बता रहे कि वो जब छोटे थे तो उस समय कपड़े का जो बंड यानी फैशन जो होता है कपड़े का, आजकल कैसे हर रोज़ फैशन चेंज हो रहा है, नए नए कपड़े, तो उस समय ऐसा नहीं था. उस समय क्या था, आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. हमको कोट तो मालूम ही नहीं था क्या चीज़ है. कित्येकदा सदरा ही 1-2 वर्षांनी नवीन मिळावयाचा. और बहुत से बार तो जो शर्ट होता है सदरा जो लोग पहनते थे, वो भी 1 साल या 2 साल के बाद नया मिलता था. यानी इतनी गरीबी थी. थंडीच्या दिवसांत धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. ठंडी के दिन में क्या करते थे, धोतर जो धोती होती है उसको चौगड़ी करून, उसको 4 फोल्ड करके गळ्याशी बांधून, उसको गले में बांध के, ठंडी में आजकल भी गांव में आप लोग ने देखा होगा, वो मफलर वो लोग ऐसा कान से गले में बांध देते हैं, तो वैसे ही धोती वो लोग बांधते थे उसको फोल्ड करके, मफलर नहीं था. बांधून शाळेत जावायचे. शाले में स्कूल में ऐसे जाते थे. मफलर नव्हते, जॅकेटे नव्हती, गरम कोट नव्हते. न मफलर था, न जैकेट थी, न गरम कोट थे. उस समय कुछ भी चीज़ें नहीं थी. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. मेरे छोटे भाई का, धाकटा यानी छोटा, सदरा यानी शर्ट जो उस समय वो लोग पहनते थे, फाटला होता, फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. माँ ने उसको 2-3 पैचेस लगा दिए थे. यानी कपड़ा फट जाता है तो उसको कैसे पैच लगा देते हैं दूसरे कपड़े का, तो माँ ने ऐसे 2-3 उसमें पैच लगाए थे. गाबड्या यानी पैचेस. यानी इतने गरीबी थी उस ज़माने में. आपल्या भावास नवीन कपड़ा शिवून न्यावयाचा. मेरे छोटे भाई के लिए मैं नया कपड़ा सिल के लाऊंगा, असे मी ठरवून आलो होतो. ऐसा मैं ठरवून यानी फैसला करके आया था. परंतु पैसे कोठून आणवायचे, लेकिन पैसे कहाँ से लाना. अब ये आणवयाचे, ये पुराने ज़माने का मराठी का ऐसा लिखते थे. अभी क्या बोलेंगे, आनायचे. पैसे तो थे नहीं, तो छोटे भाई को कैसा शर्ट सिलेंगे, सदरा कैसा छोटे भाई के लिए सिलाएंगे. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. जो मेरे पिताजी थे वो कोर्ट कचेरी के काम से दापोली में आते थे. वडील दापोलीस आले म्हणजे 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. जब भी वो दापोली में आते थे तो मुझे आना या 2 आना खाऊ यानी खाने के लिए दे के जाते थे. उस ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में आना चलता था. 1 रुपये में 16 आने होते थे. तो 1 आना 2 आना उस ज़माने में बड़ी चीज़ होती थी. रुपया 2 रुपया तो बहुत ही बड़ा होता था. तो उस ज़माने की ये बात है. खाऊच्या पैशांतील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. तो जो पिताजी मुझको खाने के लिए पैसा देते थे उसमें से मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करूँगा, ऐसा मैंने ठहराया. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. ज्येष्ठ महीने में हमारी शाळा, हमारी स्कूल शुरू हो गई. ज्येष्ठ ये मराठी के कैलेंडर का एक महीना है. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणेश चतुर्थी को 3 महीने बाकी थे. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. तो उसने हिसाब लगाया शाम ने कि 3 महीने में अगर मैं पैसा बचाऊं, आना 2 आना जो पिताजी देते हैं, तो 3 महीने में 1 रुपया भर हो जाएगा. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा. तो गणेश चतुर्थी में छोटे भाई के लिए कोट या सदरा में सिल के लेके जाऊंगा, ऐसा उसने फैसला किया. असे मी मनात निश्चित केले. ऐसे मैंने अपने मन में ठहरा लिया. ध्येयावर डोळे होते. ध्येयावर यानी जो मैंने ठहरा लिया था, जो मैंने एम किया था,
उस पर मेरी निगाह थी। डोळे यानी आँख, यानी मेरी पूरी नज़र वो उस ध्येय पर थी जो मैंने कपड़ा सिलवाने का फ़ैसला किया था, उस पर ही पूरी नज़र थी। रोज़ पैसे मोजत होतो, रोज़ मैं पैसे गिनता था अभी कितने हुए। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, गणेश चतुर्थी आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रही थी। माझजवळ 1 रुपया 2 रुपया, माझजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते। मेरे पास 1 रुपया और 2 आने जमा हो गए थे। गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात। अब जो त्यौहार है ये गौरी गणपती, इसको नए कपड़े सिलाते हैं। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई-बाप नवीन कपड़े शिवतील। मेरे गांव के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप उनके लिए नए कपड़े बनाएंगे। परंतु माझ्या भावास कोण शिवील? लेकिन मेरे भाई के लिए कौन सिएगा? माझ्या भावाला मी शिवून देईन। मेरे भाई के लिए मैं नए कपड़े सिलाऊंगा। ये छोटा सा था ये शाम, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने भाई के लिए कितना प्यार था, इसलिए बंधु प्रेम लेसन का नाम है। मी शिंप्याकडे गेलो। शिंपी यानी टेलर। मैं टेलर के पास गया। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। मेरे भाई के उम्र का एक लड़का भी मैं साथ में लेकर गया। त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। उसके नाप का कोट सीने के लिए मैंने कहा टेलर से। 2 वार कापड घेतले, 2 वार कपड़ा लिया, अर्धा वार अस्तर घेतले, आधा वार अस्तर लिया। अस्तर वो कपड़े के अंदर जो लगाते हैं दूसरा कपड़ा। कोट तयार झाला। ऐसे कोट तयार हो गया। जवळच्या पैशांत सारा खर्च भागला। जो मैंने पैसा जमा किया था उससे पूरा खर्च पूरा हो गया, यानी कोट बन गया उसमें। तो कोट हातात घेतला। मैंने वो कोट हाथ में लिया। तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। उस वक्त मेरे आँख आंसुओं से भरे हुए थे। यानी जो मैंने इतनी मेहनत करके पैसा जमा किया, कुछ खाया नहीं, तो वो आज कामयाब हो गया था। भाई के लिए जो निश्चय किया था वो कपड़ा बना लिया सक्सेसफुली, तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई कितना खुश होगा। मी घरी जाण्यास निघालो। मैं घर जाने के लिए निकल गया। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, जिन लोगों के पास मैं रहता था जिनके घर में, उन्होंने कहा पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, बारिश पानी में मत जाए, यानी बहुत बारिश है। नदी नाल्यांना पूर आले असतील, नदी और नाले में बाढ़ आ गई होगी। पूर यानी बाढ़, यानी वो बह रहे होंगे, बहुत बारिश हो रही है। पिसईचा पर्या, सोंडेघरच्या पर्या यांना उतार नसेल। पिसई एक जगह का नाम होगा और सोंडेघर भी एक जगह का नाम होगा। यहाँ पर पर्या, पर्या यानी ओढ़ा, ओढ़ा यानी छोटी नदी। एक बड़ी नदी होती है और छोटे छोटे ओढ़े उसमें जाके मिलते हैं नदी में, तो वो जो छोटी नदी होती है उसको ओढ़ा बोलते हैं। तो पिसई में एक ओढ़ा था, उसको पर्या यहाँ लिखा है, और सोंडेघर में भी एक ओढ़ा था। तो ये 2 जगह जो ओढ़े हैं, इसमें क्या होगा, इसमें बाढ़ आ गई होगी, वहाँ से तू पार नहीं कर पाएगा। आमचे ऐक, हमारी बात को सुन। ऐसा किसने कहा? जिसके घर में वो शाम रहता था वहाँ डापोली में। मी कोणाचे ऐकले नाही, मैंने किसी की भी नहीं सुनी। हृदयात प्रेम पूर आला होता, क्योंकि मेरे दिल में प्यार का फ्लड आ गया था। यानी बाहर तो बारिश की वजह से फ्लड था और इसके दिल में भाई के प्यार का फ्लड आया हुआ था। तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीग घालणार, तो वो जो दिल के अंदर जो भाई की मोहब्बत थी, वो नदी नाले को क्यों भीग डालेगा? एक मुहावरा, एक कहावत है, यानी वो नदी नाले से रुकने वाला नहीं था। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी, नया कोट बांधा और उसको लेकर मैं निघालो, मैं निकल गया। पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो, अगर मेरे पंख होते तो एकदम उड़कर चला गया होता। यानी इतना जल्दी जाने का उसको शौक़ था कि जल्दी से मैं पहुंच के जल्दी से भाई को दूं, भाई माँ कितनी खुश हो जाएगी। चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते, चलने का उसको कोई श्रम यानी कोई मेहनत ही नहीं लग रही थी। यानी उसका दिल में इतनी खुशी थी कि चलने की कोई उसको तकलीफ़ नहीं हो रही थी। सुख स्वप्नात दंग होतो, यानी सुख स्वप्नात दिल में अच्छे अच्छे सपने में मगन था। क्या होगा, भाई कितना खुश होगा, आईला किती आनंद होईल, या कल्पनेत मी होतो, माँ को कितनी खुशी होगी, ये कल्पने में, ये ध्यान में मैं था। एक नानोटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। एक नानोटी मेरे पैर के पास से उडी मारकर गई। नानोटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे। नानोटी क्या होता है? एक सांप का किस्म होती है। तिचा हिरवा रंग असतो, उसका हरा कलर होता है। नानोटी उड़िया मारत जाते। नानोटी कैसे जाता है? उड़ी मार के जाता है। सांप तो रेंगते हुए जाता है, और ये जो छोटा सांप होता है हरे कलर का, ये उड़ी मार के जाता है। मला जरा भीती वाटली, मुझे अब थोड़ा सा डर लगा। भीती, डर।
जपून चालू लागलो. अब मैं थोड़ा संभल के चलने लगा. पिसईचा पर्या दुथड़ी भरून वाहत होता. अब जो पिसई के पर्या तक वो पहुंच गया. जो घर वालों ने कहा था कि पिसई में जो पर्या होगा वो बहुत भरा हुआ होगा, जो ओढ़ा, जो छोटी नदी, तो वो सही में बहुत ही दुथड़ी भरून वाहत होता, यानी बहुत ही फुल कैपेसिटी से बह रहा था. त्याच्या पाण्याला ओढ फार. उसके पानी में बहुत फोर्स था. काय करायचे, अब क्या करने का. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. माँ का नाम लेकर पानी में उतर गया. हाथात काठी होती, हाथ में एक लकड़ी थी. तो वो कैसे जा रहा था, कितनी हिम्मत से वो जा रहा है. पुढे काठी टाकवयाची, आगे लकड़ी टिकाता था व मग पाऊल टाकवयाचे. उसके बाद में पैर बढ़ाता था. पहले लकड़ी से चेक करता था पानी कितना डीप है, उसके बाद में आगे पैर बढ़ाता था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. मैं बह जाने वाला था, यानी इतनी ज़ोर में वो पानी बह रहा था कि उसको लग रहा था कि अब मैं बह जाऊंगा. परंतु कसा बसा बाहर आलो, लेकिन मैं कैसा वैसा करके पानी से बाहर आया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटाव्यास जाणारा तो नाला. अब लेखक एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक कल्पना कर रहा है कि दूसरे नदी नालों को प्यार से मिलने के लिए जा रहा है वो नाला. यानी छोटे छोटे नाले जाके बड़ी नदी में मिलते हैं, तो ये भी एक छोटी नदी थी, छोटा नाला था. तो ये नदी से मिलने के लिए जा रहा है, दूसरे प्यार से दूसरी नदियों को मिलने जा रहा है. तो मला कसा बुडवील, तो वो मुझे कैसे डुबाता. मी माझ्या भावास भेटाव्यास जात होतो. मैं भी तो अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ, यानी नदी भी दूसरी नदी को मिलने जा रही है और मैं भी अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं क्यों डुबाएगी. त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो. उस नाले जैसा ही मैं उत्सुक था, यानी जैसे ये नाला इतना तेज़ी से बह रहा था, ऐसे ही मेरे दिल में भी उत्सुकता थी कि जल्दी से अपने घर में पहुंच जाओ. धावपळ करीत होतो. नाला जैसा भाग रहा था, मैं भी, मेरा दिल भी वैसे ही भाग रहा था कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. उस नाले के जैसा ही मैं भी दिल भर के ले जा रहा था. यानी वो नाला पानी से भरा हुआ था और मेरा दिल भाई के प्यार से भरा हुआ था. यानी कितनी अच्छी वो कंपैरिजन कर रहा है नाले से अपने दिल की. रस्त्यातील खडी वर आली होती. अब बारिश की वजह से वो जो रास्ते के अंदर जो पत्थर होते हैं वो सब ऊपर आ गए थे. खडी यानी पत्थर छोटे छोटे. सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते. तो वो पत्थर सुयांसारखे यानी सुई के जैसे, दगड पत्थर पायांना खुपत होते, पैर में चुभ रहे थे. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. लेकिन मेरा वहाँ ध्यान ही नहीं था, लक्ष्य ध्यान. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती. अंधेरा होने से पहले ही कैसे जल्दी घर पहुंच जाऊं, इसकी धड़पड़ कर रहा था, कोशिश कर रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था. परंतु वाटेतच अंधार पडला. लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो गया. परंतु वाटेतच अंधार पडला, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो गया. कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ गरजत होता. कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ गरज रही थी. विजा चमचम करत होत्या. बिजली चमचम चमक रही थी, यानी बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, ज़ोरों में बारिश हो रही थी. खड़खड़ पानी वाहत होता. पानी कैसे बह रहा था, खड़ खड़ करके पानी बह रहा था. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. पंचमहाभूत यानी जो 5 फोर्सेस ऑफ नेचर होते हैं, उसमें क्या क्या है, धरती, पानी, आग, हवा और आकाश. तो ये पांचों चीज़ें एकदम नाच रही थी, यानी एकदम उसमें फोर्स आया हुआ था. उसके बीच में से मैं जा रहा था. ये भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया लेखक ने. शेवटी एखाद्याचा मी घरी आलो. शेवटी आखिरकार एखाद्याचा कैसा वैसा करके मैं घरी आलो, मैं घर आ गया. ओल चिंब होऊन गेलो होतो. ओल चिंब यानी पूरी तरह से भीग गया था. आई, मी बाहेरून हाक मारली. मैंने बाहर से आवाज़ दी. माँ, हवेत फार गारठा आलेला होता. हवा में बहुत ठंडी आ गई थी. वडील संध्या करत होते. उनके पिताजी थे, वो संध्या कर रहे थे. संध्या यानी शाम के वक्त वो भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाते, उसको संध्या कहते. वो आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. और माँ ने सेगड़ी में निखारे यानी कोयले के जो गरम गरम टुकड़े होते वो सेकने के लिए रखे थे, गरम करने के लिए रखे थे.
अन्ना आला आई अन्ना, धाकट्या भावाने दार उघडले. छोटा भाई चिल्लाया कि बड़ा भाई आ गया माँ, बड़ा भाई आ गया. उसने दरवाज़ा खोला. दोघे लहान भाऊ भेटले. दोनों छोटे भाई मिले. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. माँ ने पूछा श्याम से, इतनी बारिश में तू क्यों आया? देख पूरा भीग गया. सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. पिताजी ने क्या पूछा? वो सोंडे घर का जो नदी बहती है छोटी, तो उसमें पानी नहीं था क्या? तू कैसा आ गया इतना? सब नदी में तो बाढ़ आई होगी, तो इतने पानी में कैसा तू आया? पिताजी ने उसको बहुत काळजी से पूछा. हो परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले. हाँ था तो, लेकिन मैं कैसा भी करके आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले. वो दिन एक औरत उसमें बह के चली गई थी, पिताजी ने कहा. बरे ते कपड़े काढ, कढ़त पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. माँ ने कहा, अच्छा अब आ गया है तो कपड़े निकाल, गीले कपड़े, और कढ़त पानी यानी गर्म पानी से नहा. मी आंघोळीस गेलो. मैं नहाने के लिए चला गया. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. छोटा जो भाई था उसने इसकी जो छोटी सी गठरी इसने लाया था उसको सोडले यानी उसको खोला. लहान मुलांना सवयच असते, छोटे बच्चों को तो ये आदत ही होती है, कौन क्या लाया है हमारे लिए देखते हैं. त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. उनको लगता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ लाया होगा खाने के लिए. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार? लेकिन मैं मेरे भाइयों के लिए क्या लाता? कोणता खाऊ आणणार? क्या खाने के लिए लाता? कोणते खेळणे आणणार? क्या खिलौने लाता उनके लिए? कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार? उनके लिए कौन से चित्र के पुस्तक यानी ड्राइंग, कलरफुल ड्राइंग बुक्स कहाँ से लाता मैं? मी गरीब होतो, मैं तो बहुत गरीब था, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. लेकिन मेरे भाई को उस गठड़ी में कुछ तो भी मिल गया. त्यात कोट सापडला. तो उसमें क्या था? कोट, नवीन कोट, वो भी नया कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते. वो कोट नहीं था, बल्कि वो क्या था? वो मेरा दिल था. ते प्रेम होते, वो मेरा प्यार था. ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. वो माँ की, जो माँ ने मुझको अच्छी शिक्षण दिया था, वो फलद्रूप हो गया, यानी अब उसमें फल आ गए थे. यानी माँ ने जो पौधा लगाया था मुझे सिखाने का, मुझे अच्छी अच्छी सीख का, उसमें अब फल आ गए थे. यानी मैं अच्छे से मैं सीख गया था, अच्छी अच्छी खूबियाँ मेरे अंदर आ गई थी. अन्ना, हा लहानसा कोट कोणाचा? अब भाई ने पूछा बड़े भाई से. अन्ना, ये छोटा सा कोट किसका है? हा नवीन कोट कोणाला रे? ये नवीन कोट किसके लिए लाया? धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ विचारू लागला. धाकटा भाऊ कोट लेकर मेरे पास आके पूछने लगा. मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले. मग सांगेन, बाद में बताऊंगा, घरात जा घेऊन, अभी इसको घर में लेके चले जा, मैंने कहा. आई, हा बघ कोट. अब छोटा भाई माँ के पास गया. माँ, ये देखो कोट. हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही, ये तो अन्ना के नाप का नहीं है. हाँ मला आणलाय. होय आई, अन्ना ये मेरे लिए लाया होगा, है ना माँ? धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. छोटा भाई माँ से पूछने लगा. आई ने कोरडे धोतर दिले. माँ ने कोरडे यानी सूखा हुआ, धोतर यानी कपड़ा दिया सर पोछने के लिए, आंग पोछने के लिए. मी चूल्ही जवळ शेकत बसलो. मैं चूल्हे के पास सेकते बैठा, क्योंकि भीग कर आया था, उसको ठंडी लग रही थी. आई म्हणाली, श्याम, हा कोणाचा कोट? माँ ने पूछा. श्याम, ये किसका कोट है? मोरू जोशियांकडे का रे द्यावयाचे आहे. मोरू जोशी, ये गांव में किसी का नाम होगा तो उसका कोई रिश्तेदार कुछ चीज़ भेजता होगा हमेशा, तो इसीलिए पिताजी को लगा कि ये उसी ने भेजा होगा. तो पिताजी ने क्या पूछा? मोरू जोशी के पास देना है क्या ये? कापातल्या मुक्याने पाठविले असेल. कापात कोई जगह का नाम होगा, वहाँ कोई मुखिया करके कोई उसका रिश्तेदार होगा, तो उसने भेजा होगा, वडील म्हणाले. पिताजी को ऐसा लगा. नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले. नहीं, ये मैं पुरुषोत्तम के लिए सिलवा कर लाया हूँ, मैंने कहा. उसके छोटे भाई का नाम क्या था? पुरुषोत्तम. अब उसके माँ बाप चौंक गए. पैसे रे कोठले? कोणाचे कर्ज काढलेस का फीस डवळलेस? वडिलांनी विचारले. अरे पैसे कहाँ से आए? किसी से कर्ज लिया या फीस का पैसा बुडा के उसमें से ले लिया? पिताजी ने पूछा. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आईने कातर स्वरात विचारले. माँ ने
बहुत ही गुस्से में पूछा, किसी के पैसे को तो हाथ नहीं लगाया ना तूने? यानी वो लोग को शक हो रहा था ये कपड़ा कैसे सिला के लाया इसने। आई, मी कर्ज काढले नाही। माँ, मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया। चोरलेही नाहीत, किसी का पैसा चुराया भी नहीं। फीचेही खर्चिले नाहीत, फी का पैसा भी खर्च नहीं किया, मैंने कहा। अब उसने सारी स्टोरी बताया कि कैसा उसने किया। मग उधार का शिवून आणला श्याम, वडिलांने विचारले। फिर पिताजी ने कहा, फिर उधारी में क्यों सीकर लाया? अब लगा कि इसने किसी से पैसा नहीं लिया तो उधारी में सिया होगा। भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आना 2 आने देत असा। अब पिताजी को लोग क्या कहते थे? भाऊ। तुम जो मुझे खाने के लिए आना 2 आना देते थे ते मी जमविले, वो मैंने जमा किया। गेल्या 2-3 महिन्यांचे सारे जमविले, पिछले 2-3 महीने का सारे पैसा मैंने जमा किया। त्यातून हा कोट शिवून आणला, उसमें से ये कोट सीकर लाया हूँ। आई म्हणत असे, माँ कहती थी तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। माँ कहती थी कि तेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो फिर पुरुषोत्तम के लिए कोट सीकर लाएगा। मी मनात ठरविले होते कि येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणवायचा। तो उस वक्त मैंने मन में ठान लिया था कि आते वक्त मैं उसके लिए नया कोट बना के लाऊंगा। पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का? मी म्हटले। पुरुषोत्तम, देख तुझको आता है क्या? मैंने कहा। यानी पहनकर इसको देखो, सही नाप है क्या इसका? अन्ना, हाँ बघ छान होतो। तो उसने पहन के देखा और फिर कहा, भाई ये तो बहुत अच्छे से आ गया मुझे। आणि आतला ही खिसा, और इसके अंदर ये खिसा भी है। आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही, अब मेरी पेन्सिल नहीं घूमेगी। आई, बघ माँ देखो। पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। पुरुषोत्तम अपनी माँ को कोट बताने लगा। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला। मैंने जो हकीकत बताई वो सुनकर माँ का दिल भर आया। ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, श्याम तू उम्र में बड़ा नहीं है, पैशाने मोठा नाहीस, पैसे में भी तू बड़ा नहीं है, शिकून मोठा नाहीस, तू बहुत कुछ पढ़ाई में भी बड़ा नहीं है, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो, लेकिन दिल से तू बड़ा आज ही हो गया। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा, यही प्यार बच्चों आगे भी कायम रखो। या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला, इस प्यार पर किसी की नज़र न लग जाए। दृष्टी नको पडायला, किसी की नज़र न लगे। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवले। पिताजी ने भी मेरी पीठ पर हाथ फिराया। ते बोलले नाहीत, उन्होंने कुछ कहा नहीं। त्या हाथ फिरविण्यात सारे बोलने होते, लेकिन उस हाथ फिराने में उनकी सारी बातें छुपी हुई थी, सारिया स्मृति होत्या, सारी मेमोरीज उसके अंदर, सारी यादें उस हाथ फिराने में ही छुपी हुई थी। तो ये लेसन था बच्चों। तो इसके अंदर बहुत ही हार्ट टचिंग इमोशनल तरीके से साने गुरुजी ने श्याम का अपने भाई के प्रति कैसा प्यार है उसको बताया है, और श्याम के माँ बाप ने उसको कितनी अच्छी शिकवन दी है इसको भी समझाया है। तो हमको भी ऐसे ही बच्चों अपने छोटे भाई बहन से प्यार करना चाहिए, उनके लिए कुर्बानी करना चाहिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी सीख अपने माँ बाप से सीख कर अपने अंदर अच्छा बच्चा हमको भी बनना चाहिए। तो ये लेसन को आप अच्छे से रीड कर लो बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।